ऑल राइट बेटा। तो देखो कल की क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था फ्रॉम हाइड्रोजन टिल जिंक तक, याद है ना? हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक डिस्कस किया था। अच्छा, आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा पूरा हमने जो भी पढ़ा है ना? मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन से एक फाइंडिंग है, उसको आप करोगे तो समझ आएगा। कैन यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स in noble gas form? Just try to do it. Just do it. बताओ हाइड्रोजन का क्या होगा? 1s। लिथियम एटॉमिक नंबर कितना है? 3। और इसके सामने हाइड्रोजन के ऊपर वाला कौन सा होता है? हीलियम। मतलब इसको भरने के बाद सीधा यहीं पहुंचते हैं ना? तो क्या मैं लिख सकता हूँ हीलियम एंड 2s1? इज दैट ओके? 1s2 2s1 करोगे और हीलियम को खुद क्या होता है? 1s2। नियॉन का क्या होता है? 1s2 2s2 2p6। और आर्गन का कितना होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होता है। आप हमेशा देखना कि नोबल गैस तक आते आते ना p6 भर चुका है। ये कौन से पीरियड का मेंबर है? आर्गन थर्ड पीरियड। आप देखो इसका 3p6 है, ऐसे ही फोर्थ वाले का 4p6 भरा होगा। ये आप करके देखोगे आपको समझ में आएगा, ये खुद करने वाली चीज है ना? अच्छा जी, अब आप सोडियम लिखना चाहते हो तो क्या मैं लिख सकता हूं? इसका 11 है, यानी एटॉमिक नंबर 10 का नोबल गैस नियॉन, एंड उसके बाद क्या बचेगा? 3s1 ना। अरे नियॉन मतलब 2p6 तक हुआ ना बेटा, उसके बाद क्या आएगा? एनर्जी ऑर्डर याद है ना आप लोग को? जरा बता दो तो एक बार। 1s 2s 2p3s 3p4s, याद है ना बेटा? SSPS and then DPS 3D 4P 5S। अच्छा, कई बच्चों को ये डाउट होता है सर ये ऑर्डर तो याद हो गया बट नंबर नहीं ध्यान रहता। नंबर नहीं ध्यान रहता किधर, जैसे डी में मैं क्या लगाऊं? तो बेटा आप खुद दिमाग लगाओ, डी शुरू कहां से होता है? 3 से। थर्ड शेल में डी मिलता है ना, फर्स्ट में सिर्फ एस मिलता है, सेकेंड में 2s 2p मिलता है, थर्ड में 3s 3p 3d, फोर्थ के अंदर 4s 4p 4d 4f। तो जो उसका स्टार्टिंग शेल है वहीं से वो स्टार्ट होगा, और एक बार स्टार्ट हो गया तो उसके बाद नंबर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब आप एस एस लिखते हो तो यार ये 1 से स्टार्ट होता है, ये तो नेचुरली 2 आएगा ना, 1 आ चुका है। ऐसे ही पी स्टार्ट होता है 2 से ही, तो 2p3s एंड 2p3s हो गया है तो ये ps दोबारा लिखोगे तो ये 3p एंड 4s ही लिखोगे। ऐसे ही डी कहां से स्टार्ट होता है? 3 से। 3d के बाद ps, तो यहाँ पे जो p हो चुका है उसके आगे वाला ही लिखोगे। तो बस अगर आप स्टार्टिंग पता कर लो कि किस जगह से शुरू है तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 3d 4p 5s, उसके बाद बताओ 4d 5p एंड 6s, हो गया ना? ss ps ps dps dps एंड देन fdps f। अरे बाबा क्या कर रहे हो यार? सब समग्र सब ठीक है? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? एस एस पी एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एस पी डी एफ, यार इतना सिंपल सा। इसके बाद बताओ बेटा 4f, एफ कहां से स्टार्ट होता है? 4 से। 4f एंड देन 5d 6p 7s, रिपीट मार दो, 5s 6d 7p 8s। ऑर्डर याद हो गया ना? ये ऑर्डर एकदम याद रहना चाहिए, इसमें गलती नहीं होना चाहिए ना, लिखते लिखते इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि याद हो जाए। तो अब जैसे मैंने यहां तक लिखा है, क्या आप पोटेशियम के लिए मैं बोलना चाह रहा हूं, आप मैच कराओ क्या सही लिख रहा हूं क्या? रुबीडियम के लिए आर्गन के बाद क्रिप्टॉन एंड 5s1, इज दैट ओके? सीजियम के लिए जेनॉन 6s1, इज दैट ओके? एंड फ्रांसियम के लिए रेडॉन एंड 7s1, इज दैट ओके? कुछ दिख रहा है? कुछ इस पूरे ग्रुप में कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है? यस, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन s1, तो इसलिए इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाता है? ns1। फर्स्ट वाले का है तो 1s1, आउटर मोस्ट की मैं बात कर रहा हूं, सबसे बाहर। इज दैट क्लियर? सेकेंड वाले का 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1। कभी आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन आ जाए कि बताओ फ्रांसियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन
जब हम फिल कर लिए उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी जगह पे गया है उसका चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर, तो उसके लिए आप अगर इतना ध्यान देते हो कि ये 1s में गया है 2s में, तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जरूरत, सीधा सीधा आपको पता है फ्रांसियम में 7s1 आएगा, 7 लिख लिया, s1 लिख लिया, n की वैल्यू कितनी 7, l की वैल्यू कितनी 0, m की वैल्यू कितनी 0, m की वैल्यू 0 होगी ना, एंड s की वैल्यू कितनी, इधर प्लस हाफ और माइनस हाफ, इधर प्लस हाफ और माइनस। सबको क्लियर है ना, समझ में आ गया? चलो, अब ऐसे जैसे मैंने ये दिखाया है आपको, क्या आप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम तुरंत लिख सकते हो क्या? राइट इट डाउन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप वाइज हम लोग कर रहे हैं अभी ना, वी आर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप वाइज and checking the similarities that are there. बताइए बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? हीलियम 2s2, मैग्नीशियम का 3s2, कैल्शियम का, वैसे भी दिमाग लगाओ ना यार, इसके इमीडिएट बात तो है, तो इसमें s1 गया है तो इसमें s2 जाएगा, ये भी कॉमन सेंस, अदरवाइज आप फुल ओपन करके लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी। स्ट्रोंशियम, क्रिप्टॉन, 5s2, बेरियम, जेनॉन और रेडियम 7s2। सभी को समझ में आ गया? बोलिए वेरी गुड। अब देखो मैंने एस ब्लॉक का तो आपको समझा दिया, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दो, मैंने बोला था बेटा कि फर्स्ट टू ग्रुप्स को हम एस ब्लॉक में रखते, कहां रखते हैं? अब देखो जरा इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जा रहे हैं, दैट्स द रीजन व्हाई वी कीप देम इन एस ब्लॉक। समझ में आ गया क्या? तो जब हम फिल कर रहे होते हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसमें उसी से उसका ब्लॉक डिसाइड होता है। अगर डी में जाता है तो डी ब्लॉक, एस में जा रहा है तो पी में जाएगा तो पी ब्लॉक। करके देखें, एस का क्लियर हो गया, पी का करके देखें। सिर्फ एक जगह प्रॉब्लम है और वो है हीलियम में। आप चेक करो, हीलियम में इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? एस में। रख कहां रहे उसको? नोबल गैस यानी पी ब्लॉक में। ये सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज हीलियम को बिल्कुल इसी के ठीक ऊपर रखना चाहिए, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल केमिकल सिमिलैरिटीज को भी ध्यान रखता है और ऐसा देखा गया है कि हीलियम
इनर्ट गैस की तरह है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए हीलियम को इनके साथ रखा गया है, नोबल गैसेस के साथ। डिड यू अंडरस्टैंड? तो अगर आप हीलियम का केस छोड़ दो तो बाकी सब में आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। चलो, जैसे मैंने ये आपको समझाया, आप क्या बोरॉन वाले ग्रुप का करोगे क्या? बोरॉन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। वेरी गुड, डू इट, राइट द कॉन्फ़िगरेशन। हो सके तो आप फुल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल लिख करके एक आइडिया लगेगा आपको, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस भी बनेगा। अच्छा, जिन लोगों को एटॉमिक नंबर में स्ट्रगल हो रही है उनको डिस्कस करूं। बताओ, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। बोलो बेटा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो आपको मैजिक नंबर्स याद हैं क्या? सेकंड के लिए 8 होता है, थर्ड के लिए 8, फिर 18, 18, 32, 32। और याद है ना, ग्रुप 3 के बाद हम ऐसे डायगोनली ऐड करते हैं, ये सुनो, ये आएगा इससे ये। बताओ, 5 एंड 8 कितना हुआ? 13। 13 एंड 18 31 होना भी चाहिए, क्योंकि देखो जिंक के बाद ही तो गैलियम मिलता है। जिंक का 30 होता है, इसका 31। 31 एंड 18 मिला के 40, 49 एंड 32 मिला के 80, एंड 81 एंड 32 मिला के 100 एंड सॉरी 113। ओके, मतलब मैं आपको देखो दोनों चीजें सिखा रहा हूं कि सिर्फ वो बता दे नाम, एटॉमिक नंबर आपको खुद पता हो जाएगा, एंड देन यू कैन डू इट। और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आगे आने वाले पेपर्स में बिना एटॉमिक नंबर दिए ही आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए दूं, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर में खास करके, ठीक है। चलो गो अहेड, वहां से आप पता चलेगा कि किस ध्यान कितना रख रहे हो तुम लोग। चलिए आप फुल लिखिए, एक काम करिए, आप यहां तक फुल लिखिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, पहले फुल लिखिए, फुल मतलब वही 1s से शुरू करके, एंड बाद में आप ना उसको नोबल गैस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, लेकिन पहले पूरा लिखिए, यहां तक, गैलियम तक करिए। बल्कि मैं तो एडवाइस करूंगा बेटा, पूरे ग्रुप के लिए एक बार ढंग से कर लो, तो तुम्हें प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कुछ मैं दिखाना चाहता हूं यहां से वो भी दिख जाएगा। डू फॉर फुल, कंप्लीट, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिखना है।
I'll check the configuration you guys are writing, okay? Just go ahead. हाँ ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखो लिखो, कोई बात नहीं।
क्या आप लोगों ने बोरॉन लिख लिया बेटा? 1s2 2s2 2p1। 1s2 के जगह पे मैं क्या लिख दूं? हीलियम। एंड 2s2 2p1। डू यू गाइज अग्री? एल्यूमिनियम का बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब हमें मालूम है यहां से यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन है और ये नियॉन होता है, तो कितना आ जाएगा? 3s2 3p1। गॉट इट? गैलियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब जोड़ लो कितने हुए? अरे एक बारी जोड़ तो ले पहले, कितना हुआ? 30 हुआ, क्योंकि D10 मतलब जिंक पहुंच गए। इसके बाद कितने लोग कह रहे हैं? 4p1। अच्छा देख, 3d 4s और 4p के बीच में पेनिट्रेट कर गया है ना, या यूं बोल लूं कि 4s 3p एंड 3d के बीच में आ गया। ये n+l रूल की वजह से है कि नहीं? अच्छा अब एक बात बताओ, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कहने का मतलब भर लेने के बाद, ये बात ध्यान रखना बेटा, ड्यूरिंग फिलिंग वी फॉलो मेडलंग्स रूल, लेकिन जब एक बार पूरा चीज भर जाता है तो शेल के हिसाब से अरेंज कर देते हैं। तो इसको रीअरेंज करेंगे। वी विल रीअरेंज दिस, रीअरेंज एज पर शेल। कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6 3d6 3d10। ओके, ये d10 को अंदर कर लो, फिर क्या आएगा? 4s2 बाहर एंड 4p1 बाहर। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक किसका कॉन्फ़िगरेशन है? यहां से यहां 3p6 तक आर्गन। हाँ हमेशा याद रखना, याद। एंड फिर उसके बाद कितने लोग कह रहे हैं? 3d10 4s2 4p। यस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, कि हर बार नोबल गैस के बाहर सिर्फ sp नहीं आएगा। यहां देखो d भी आ गया, इसके लिए मैं बोल रहा था पूरा ओपन करके लिखो। डिड यू गेट इट? अच्छा ऐसे इंडियम का करोगे ना पूरा अच्छे से ओपन करके, तो आपको दिखाई देगा कि गैलियम के लिए कौन सा आया? आर्गन। इसके लिए क्या आएगा? क्रिप्टॉन। एंड देन ये 3d आया तो यहाँ 4d आ जाएगा। 4d10 5s2 5p1 आ गया ना? थैलियम करोगे एक और मजे की चीज मिलेगी, क्योंकि थैलियम से पहले F भी भरता है, 4f भी भरता है। मैं पूरा ओपन करके लिख करके दिखाता हूं। थैलियम 81 है, 81 है ना? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देख, ss ps ps dps 4p एंड 5s2 4d10 5p6 6s2 हो गया ना? 4f, हाँ देख ले पूरा 4, 5d। अब चेक कर, अब यहां तक करेगा, काउंट कर ले इलेक्ट्रॉन, पूरे इलेक्ट्रॉन जोड़ लो 49 आएंगे, सॉरी 81 आएगा। जुड़ रहे? अब कई लोग बेटा एनर्जी ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो बार बार चीजों को हिट करेंगे। तब मैं एक काम करता हूं, पूरा जितना पीरियोडिक टेबल है संडे के दिन टेस्ट के बाद, पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का 118 तक का आप कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन फॉर्म ऑफ असाइनमेंट मुझे पिन अप करके दोगे। मंडे के दिन आप यहां सबमिट करोगे, ठीक है? दैट्स द ओनली वे बाय विच यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग। इज दैट क्लियर? मैं कुछ बच्चों को एग्जेम्प्ट कर दूंगा उसमें से, बेस्ड ऑन द मार्क्स जिन्होंने लेके आए हैं, उसके हिसाब से मैं कुछ बच्चों को एग्जेम्प्ट कर दूंगा, बाकी सबको सबमिट करना। इज दैट क्लियर? पूरा 118 एलिमेंट्स है संडे के दिन। मंडे मंडे आपको सबमिट करना। हाँ हाँ, वो कराते हुए ना, वो करा दूंगा, टेंशन मत। चलो बेटा, यहां तक हो गया क्या? ओके जी। अब आप देखो ध्यान से, यहां ध्यान से देखो, 5p6 तक, यहां तक कौन एलिमेंट होता है? 5p6 तक तो नोबल गैस होता है। हमेशा देखना p6 नियरेस्ट, जो p6 भरा हो वो नोबल गैस होगा। इसके पास मैंने क्या लिखा था? क्रिप्टॉन। तो यहां क्या लिखूंगा? जेनॉन। उसके बाद क्या? 6s2 4f। तो भरते समय तो ऐसा रहता है, 5d उसके बाद 4f 14 एंड 5d 10 एंड 6p1। यस और नो? बोलो।
अब देखो इसको शेल के हिसाब से रीअरेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, 4F14, 5D10 एंड 6S2 एंड 6P1। क्या आपको कॉमन पॉइंट दिख रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए, लास्ट में रीअरेंज करने के बाद हमें इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट मिल रहा है वो NH2 NP1। आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट का मतलब सबसे बाहर वाली जो शेल है उसको भरने में क्या NH2 NP1 मिल रहा है। आप ऐसे ही निहोनियम का करोगे, आपको देखने को मिलेगा यहां पे भी कॉन्फ़िगरेशन जैसे यहाँ 4F आया है वैसे इसके केस में कितना आएगा, 5F, एंड ये 6D हो जाएगा, ये 7S2 एंड 7P1 हो जाएगा। आप करके देख लेना, यही है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इस चीज को अगर पीरियोडिक टेबल से समझा जाए तो कैसे, कई बार होता है ना पीरियोडिक टेबल देख के ही आप आंसर कर सकते हो, कैसे? देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। आप देखो कैल्शियम वाले लेन में हमारा पूरा स्कैंडियम से लेके जिंक तक गया है एंड इसके बाद गैलियम मिले। ओके, एंड फिर गैलियम के बाद अगर मैं ऐसे चलता जाऊं यहाँ पे जाकर के कौन सा रह रहा है, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर 4 में कौन सा आएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। यहाँ क्रिप्टॉन है। इसके ऊपर कौन सा था, आर्गन। इसके ऊपर कौन सा है, नियॉन। इसके ऊपर हीलियम। तो देख मेरी बात ध्यान से, आर्गन पूरा भरने के बाद वी हैव टू फर्स्ट फिल दिस वन, यानी 4s, 4s2, 4s1, 4s, फिर 3D शुरू हो जाएगा, 3D 1 2 3 4 5 6 करते करते 10 तक, यहाँ 3D 10, और इसके बाद क्या, 4p। so that was the reason why we were getting extra electrons here, 3D10 पहले भर रहे हैं फिर इसके। तो अगर पीरियोडिक टेबल आप ध्यान रखोगे और ये पता करोगे यार इसके जस्ट पहले कौन सा सबशेल भरा है तो आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसे ही कितने लोग कह रहे हैं यट्रियम, लैंथेनम, लैंथेनम एंड एक्टिनियम, लैंथेनम के बाद लैंथेनाइट्स आते हैं। तो जो भी एलिमेंट्स लैंथेनम के बाद होंगे उनका 4f भी भरा होगा। तो लैंथेनम वाले ही ग्रुप में जा करके तो आपका ये आ रहा है ना, इंडियम, सॉरी, थैलियम, इसी ग्रुप में ना। ग्रुप नंबर इसका कौन सा है लैंथेनम, यहाँ पे काउंट करो, 2 3 4 5 6, यहाँ पे काउंट करो, 2 3 4 5 6। तो 6th पीरियड के अंदर आ रहा है एंड ऑफ कोर्स ग्रुप नंबर उसका 3 से तो ज्यादा ही है, तो सब में 4f पूरा फिल हो चुका होगा। दैट्स द रीजन वी आर गेटिंग। तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा इसके जस्ट पहले पहले कौन से होंगे नोबेल गैसेस के बाद। तो अगर मुझे इसका ऐसे लिखना होता है तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, मुझे लिखना होता तो आई वुड हैव रिटन लाइक दिस कि जेनॉन पहले भर गया इसके जस्ट पहले, यहाँ वाले के जेनॉन पहले फिल हो चुका है, उसके बाद इधर 6s भरेगा, फिर इसके बाद 4f14 भरेगा लैंथेनाइट्स वाले, फिर डी वाले पूरे भरेंगे एंड तब जाके पी में आएगा। सो ये अपने आप आ जाता अगर आपको पीरियोडिक टेबल की पोजीशनिंग ध्यान होती तो आप इतने लंबे कॉन्फ़िगरेशन लिखने से बच जाते। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं यार, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको अगर ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है तो लिखने में ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 मिनट का डिफरेंस है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। And more you write, more maturity you are going to get. I'm telling you, these are going to help in understanding the chemical behavior of an element और केमिकल बॉन्डिंग में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए जितना लिखोगे उतनी मेच्योरिटी आएगी। किसी बच्चे को मैं एक चीज बोलता हूँ उसको तुरंत पकड़ में आ जाता है और कोई सोचता ही रहता है। फर्क बस इस चीज का है कि आपको क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिखाई दे रहा है बोलते ही। इज दैट क्लियर ना? तो इसकी प्रैक्टिस करके आना। सो आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी आ गई होगी। नाउ कमिंग टू 3D हमारा हो गया है ना। देखो सारे एक्सेप्शंस भरे पड़े हैं डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के अंदर, डी एंड एफ के अंदर कंप्लीट एक्सेप्शंस भरे हुए हैं। तो उनका कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, लेकिन अभी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें कर लेना है, जैसे पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है जो टेस्ट में आ रहा है। हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग डालिए, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक एंड गाइस, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मैग्नेटिज्म मटेरियल के अंदर आता ही कैसे। ओके, फिर समझते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते क्या। तो देखो, कभी भी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से कौन कौन से मोशन होते हैं इलेक्ट्रॉन के? एक तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो राउंड या रैंडम पाथ पे जो घूम रहा है, यानी उसका ऑर्बिटल मोशन। एक इसका ऑर्बिटल, मैं ये ऑर्बिट बनाया हूं बट आप समझो मैं डॉट 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 के साथ बात कर रहा हूं, ठीक है? ऑर्बिटल मोशन। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन का अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन मोशन भी होगा। ये जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करता है ना, तो उससे मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी लूप में क्रिएट हो तो उससे मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है, और हम यही मेजर करने वाले। सो मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी इलेक्ट्रॉन के दो चीजों की वजह से आता है, ऑर्बिटल मोशन एंड दूसरा क्या है? स्पिन मोशन। अच्छा, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि 3D सीरीज तक, 3D सीरीज मतलब समझते हो ना, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ऐसा देखा गया है कि ऑर्बिटल मोशन का जो कंट्रीब्यूशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट में, दिस इज नेग्लिजिबल, दिस इज ओनली देयर। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट एन, n+2 बोर मैग्नेटॉन, बीएम। बीएम का मतलब क्या है? बोर मैग्नेट, ये इसका यूनिट है, मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन, इट इज द यूनिट ऑफ दिस। ओके, तो अब समझते हैं कि सर ये पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते क्या हैं। तो देखो बेटा, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, ऐसा कोई भी मटेरियल जिसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रक्षिता मेरी बात पे ध्यान दो, बोर्ड पे नहीं, ठीक है? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, ऐसा कोई भी एटम के अंदर एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे मटेरियल्स को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब स्पीशीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? दूसरा, डायमैग्नेटिक किसको बोलते हैं? डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, उसको क्या बोलेंगे? डाय। ये देख के पहचानने का तरीका है। सर इससे उनके प्रॉपर्टी पे भी कोई फर्क पड़ता है? हाँ जी, जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओ तो उनपे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्शन शो होता है, और जो डायमैग्नेटिक हैं दे आर वीकली रिपेल्ड। इसको मेजर किया था, एक बैलेंस है जिसका नाम गोई बैलेंस बोलते हैं। ओके, गोई बैलेंस, ये एक मैग्नेटिक बैलेंस है, ये एक मैग्नेटिक बैलेंस है। यहां क्या करते हैं? नॉर्थ एंड साउथ पोल लेकर के रख देते हैं, मतलब मैग्नेट रख देते हैं। तो मैग्नेट रखोगे तो उसका फील्ड आएगा। यहां पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मैं यहां पे हैंग कर दिया, उसका कुछ पोर्शन इसके अंदर, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो पुराने जमाने का बैलेंस देखे ना, अभी भी आप लोग देखो तो रेडियो वगैरह पे यही मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला वो थोड़ा कम ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके वेट बॉक्स होते थे, याद आ रहा है? वो कुछ 5 kg 2 kg, ये सुनो। तो इसको यहाँ पे रख करके आपको इसको मेजर करना है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसे इसके मार्कर रहता है, इसको होल्ड करने के लिए। गॉट इट? तो जैसे मान लो आपने रखा इसको और यहाँ मैग्नेट हटा दिया, और इसको से फॉर एग्जांपल 2 kg आ रहा है। अब मैग्नेट रखने के बाद अगर ये 2 kg से ज्यादा हुआ, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहा है। और अगर मैग्नेट डालने के बाद ये 2 kg से कम हो गया तो रिपेल हो रहा है।
अरे रिपेल होगा तो ये इधर की तरफ जाएगा ना, वेट डिक्रीज करोगे वापस से बैलेंस हो। और अट्रैक्ट हुआ तो कितने लोग कह रहे हैं, ये इधर की तरफ नीडल जाएगी, उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा और वेट यहाँ पे डालोगे तो हो जाएगा। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, so their weight increases in GOE balance, whereas diamagnetic substances are repelled in magnetic field, उनका weight decrease होता है। Is that clear? Write it down. Paramagnetic substances are those which are weakly attracted. Paramagnetic substances are those which are weakly attracted, which are weakly attracted, which are weakly attracted in magnetic field. Hence their, hence their, hence their hence their weight increases, hence their weight increases in magnetic field. Hence their weight increases in magnetic field, and it can be observed using GOE balance, and it can be observed using GOE balance. Got it? All right. आप इसको I mean ये डायग्राम बना लेना। ये साइड में मैग्नेट है बेटा, ये नॉर्थ साउथ पोल क्या है, मैग्नेट है, ऐसे बना लो। हाँ हाँ, जी ओ यू आई। अट्रैक्ट होते हैं वो। अब वो अट्रैक्ट कैसे, हाँ मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, फील्ड में रख करके वो अट्रैक्शन शो कर लिया। अट्रैक्ट क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसके लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल थोड़ा जानना पड़ेगा, एंड आई थिंक आप 12th में अपने आप समझ जाओगे बेटे। इसको नहीं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक इज वेरी कॉमन। हम इससे एक ऑब्जर्वेशनल, मतलब एक ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड हम चीजें पकड़ रहे हैं। अभी देखो इसका यूज है आगे थोड़ा सा, इसलिए मैं समझा रहा हूं। तो अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपेल होगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। हाँ, डिक्रीज करेगा। हाँ, पहले भर लोगे बाद में अरेंज करोगे, फिलिंग पहले होती है, अरेंज बाद। हाँ बेटा, हो गया, डायग्राम बना लिया। अब लिखो, हाउ टू आइडेंटिफाई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, बताओ। दे हैव अनपेड, ये बात नोट करके लिख लेना। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव unpaired electron. This is their characteristic feature. That's how you are going to recognize. ठीक है?
अगला पढ़े, दूसरा कौन सा है, डायामैग्नेटिक। लिखो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक था, दूसरा कौन सा है, डायामैग्नेटिक। लिखो these substances diamagnetic, these substances are repelled in magnetic field, hence their weight decreases in magnetic field, hence their weight decreases in magnetic field. And what is the characteristic feature that they have? They do not have any unpaired electron. They do not have any unpaired electron. They do not have any unpaired electron. ओके, समझ में आ गया? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां जो हमने स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अभी मैंने आपको दिखाया था, यहां पे n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बताओ बेटा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, एक भी नहीं है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो यानी ये भी एक तरीका है, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू अगर जीरो आ रहा है तो डायामैग्नेटिक, नॉन जीरो आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट लिखो, द मैग्नेटिक मोमेंट by a moving electron in an atom magnetic moment by a moving electron in an atom arises due to what are the reasons behind it? Orbital motion and spin motion. Arises due to orbital motion and spin motion. अगला पॉइंट पैराग्राफ चेंज करके लिखो, usually the value of magnetic moment due to orbital motion is negligible. Usually the value of magnetic moment due to orbital motion is negligible. So the net magnetic moment is equal to magnetic moment due to spin only. So the net magnetic moment is equal to magnetic moment by spin only. Is that clear? Net magnetic moment is equal to magnetic moment due to spin only. And now write it down. स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू या सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कैसे लिखते हैं? अंडर रूट n प्लस टू bm. व्हाट इज bm? यूनिट। उसका फुल फॉर्म क्या है? बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन, दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखो लिखा है n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
present in it. Number of unpaired electrons present in it. आ गया बात समझ में? ग्रेट। अब बताओ, जो भी पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होंगे उनका म्यू का वैल्यू यानी मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी? नॉन जीरो। और जो डायमैग्नेटिक होंगे उनके लिए म्यू की वैल्यू लिख लो ये बात। फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक मोमेंट जिसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, म्यू म्यू इज इक्वल टू, पैरा है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, बट फॉर डाया म्यू इज इक्वल टू जीरो। पैरा के लिए नॉट इक्वल टू जीरो है एंड डाया के लिए इट विल बी इक्वल टू जीरो। म्यू इज द, हाँ, इज दैट क्लियर बेटा? अब अगर आप ये जान गए हो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट in titanium atom, in titanium atom. टू रूट टू आ रहे हैं, करें बेटा? बताइए, टाइटेनियम 22 होता है, कैसा कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं? क्या आएगा? आर्गन 4s2 एंड 3d। अच्छा, इसको रीअरेंज कर लेंगे भरने के बाद, ये 3d2 4s, या कैसे भी कर लो, डी में तो इलेक्ट्रॉन जितने हैं वैसे ही रहने वाले हैं, 1 एंड 2 कितने अनपेयर्ड मिल रहे हैं, और एस में तो दोनों पेयर्ड हैं, ये पेयर्ड, ये अनपेयर्ड। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इज इक्वल टू 2। सो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? रूट ओवर एन, एन प्लस 2। एन की वैल्यू कितनी है बेटा? कर देंगे, कितना आ जाएगा? सभी को ये बात समझ में आ गया? अच्छा अच्छा, देखो अभी तक हमने जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा वो किसका सीखा बेटा? एटम्स का। यस और नो? अब अगला केस आता है जिसमें हम एटम्स का नहीं बल्कि आयोन्स का देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पीसीज है जहां पे आयोन्स प्रेजेंट होते हैं। सोडियम क्लोराइड हो गया, है ना, Na2O2 हो गया, ये सब है ना आयंस। तो लिखो, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ions, electronic configuration of ions, electronic configurations of ions, electronic configurations of ions।
अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव आयन है वो कितना चार्ज रखता है नॉर्मल ऑक्साइड्स में? O-2, ये सुनो। अच्छा जी, एल्यूमिनियम में आपसे बोलूं तो एल्यूमिनियम क्या चार्ज रखता है? 3+। अब थोड़ा लिख करके इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो कि ये पेरेंट एटम से कितना डिफर करते हैं। जस्ट राइट इट डाउन, डू बाय योरसेल्फ, हो जाएगा तुम लोगों से, ट्राई करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। O2- and Al3+। हाँ लिखना पूरा, कोई बात नहीं, पूरा 1s 2s के फॉर्म में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? 1s2 2s2 2p4, ये सुनो। अब बताओ O-2 का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा क्या? बिल्कुल। हाँ जी, बस यही करना था। एल्यूमिनियम करो 1s2 2s2 2p6 3s 3p1, चेक करो सही है क्या? 3+ कहने का मतलब क्या करूं मैं? निकालू, कहां से निकालू? 1s से? कहां से निकालू? ये बीच वाला निकाल दो। क्यों बाहर वाला ही निकालो? एग्जैक्टली अगर मैंने ऐसा, देखो एनर्जी वाइज अगर बात करूं तो 1s सबसे लोवेस्ट एनर्जी है, उसके बाद 2s है, उसके बाद बेटा 2p के 3 ऑर्बिटल है, उसके बाद 3s है, और उसके बाद 3p है, ये सुनो। तो इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे निकालना है, इनफाइनाइट पे एनर्जी 0 होती है, तो यहां से निकालना सबसे आसान है, उसके बाद यहां से। इसलिए ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव या ऐड दोनों ही आउटर शेल से करते हैं। ऐड करना हो तो भी बाहर वाले में ही, और रिमूव करना हो तो भी बाहर वाले में, ये सुनो। तो इसलिए देखो हमने यहां पे जब रिमूव करना है तो मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा, और क्या बन जाएगा? 1s2 2s2 2p6, ये सुनो। सभी को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? इज दैट क्लियर? हाँ, ओके बेटा। अब आती है बात डी ब्लॉक कैटायंस के अंदर भी थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है इसमें कहानी, ठीक है? अब डी में प्रॉब्लम मैं कुछ आपको समझाता हूं, उसके बाद आइए वेनेडियम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। वेनेडियम, तो आपको वेनेडियम का 23 है, यहां आपको मालूम है कि ये आर्गन होता है, एंड देन 4s2 and 3d, 23 होता है ना इसका, तो यहां D3 आ जाए। डू यू गाइज अग्री? नहीं तो करके देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यू गाइज कैन डू। 23 है, 4s2 3d3 हुआ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा वेनेडियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो भाई हमने रूल अभी यही सीखा, जो सबसे ऊपर हो एनर्जी में उसको निकाल के बाहर कर देंगे। उस हिसाब से अगर देखें तो ये डी के तीनों इलेक्ट्रॉन मुझे बाहर निकाल देना चाहिए, और कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए। बट कहानी यहां थोड़ी बदल जाती है, 3d0 ऐसा नहीं, बल्कि क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, आर्गन 3d2 एंड 4s0 हो जाता है, दिस इज करेक्ट। अब ये क्या हो गया सर? हाँ जी, बिल्कुल सही समझाया आपने, कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, भरने के बाद ये शेल्स रीअरेंज हो जाते हैं एज पर देयर एन वैल्यूज,
जो n जिसका ज्यादा है वो बाहर आ जाता है, जिसका n कम है वो अंदर आ जाता है। तो जैसे ही रीअरेंज होगा, रीअरेंज जैसे ही होगा वो हो जाएगा आर्गन एंड देन 3d3 4s2। तो अब इलेक्ट्रॉन 3 निकालने हैं तो पहले 2 यहां से निकालो, फिर 1 यहां से निकालो, तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ रहा है। समझ में आ रहा है? अब ये पता कैसे चला कि ऐसा करना है? तो देखो उसके पीछे का रीजन है कि जो हमने मैग्नेटिक मोमेंट अभी सीखा था, ये ऑब्जर्व भी किया जाता है। भाई गोई बैलेंस में लगा करके हम देख सकते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग कितना वैल्यूज आना चाहिए। उस हिसाब से ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू थी, यहां पे आप देखो ये तो डायमैग्नेटिक हो जाना चाहिए, अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, जबकि इनके कंपाउंड्स वेनेडियम 3+ के मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहे थे। और ये तभी पॉसिबल है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन डी से नहीं बल्कि एस से। और ऐसा सिर्फ वेनेडियम के लिए नहीं, सारे स्पीशीज के लिए देखा गया, एंड देन दे जनरलाइज दिस कि फिलिंग के बाद ये रीअरेंज हो जाते हैं। मतलब कुछ कहानी ऐसी हो रही है कि भरने के जब हम भर रहे हैं तो 4s की एनर्जी कम है और डी की एनर्जी ज्यादा है। डी डबल डंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। भर देने के बाद क्या हो जा रहा है, डी अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है और 4s बाहर की तरफ एक्सपोज हो जा रहा है। इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। समझ गए? तो ये नोट करके लिख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही गलती होती है, आप देखो ना पी वगैरह में कहीं गलती नहीं करो क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उधर बाहर। सबसे ज्यादा मिस्टेक होने का चांसेस आपका डी के अंदर ही है। तो अगर इसको ढंग से लिख लोगे तो कभी गलतियां नहीं होंगी। राइट इट डाउन। हाँ बेटा तरन। ओके ठीक। जो भी बाहर हो, जो भी सबसे बाहर हो, जैसे मान लो अभी मैं कराता हूं, एक दो केसेस और कराता हूं, पहले इसको नोट करके लिखो। राइट इट डाउन। लिखो आफ्टर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबशेल्स एज पर मेडलंग्स एनर्जी ऑर्डर, after filling the electron in different subshells as per Madelung's rule या Madelung's energy order, they must be arranged as per the shell number, as per shell number। shell number मतलब कि 3 वाले सारे अंदर होंगे फिर 4 वाले बाहर होंगे। ओके एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लिखो, इससे ज्यादा इजीली आपको समझ आएगा। लिखो एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे वेनेडियम है, हम भरते समय लिखते हैं क्या, आर्गन के बाद ड्यूरिंग फिलिंग फर्स्ट 4s इज फिल्ड एंड देन 3d इज फिल्ड। ये ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वी आर फॉलोइंग व्हाट मेडलंग्स रूल, इजंट इट, कि n प्लस l इसका निकाला तो 4 आ रहा था, इसका n प्लस l निकाला तो 5 आ रहा है, तो पहले हम इधर भरेंगे उसके बाद, क्योंकि एनर्जी जिसकी कम होती है इसके बाद। आफ्टर फिलिंग इट विल बिकम, थर्ड वाला अंदर आ जाएगा 3d एंड 4s वाले बाहर आफ्टर फिलिंग। सब जगह होता है, सब जगह होता है। एक क्रॉस पीरियोडिक टेबल ऐसा होता है, ठीक है, क्रॉस पीरियोडिक टेबल। तो यहां पे वेनेडियम का अगर ऐसा है, नाउ इफ यू हैव टू राइट वेनेडियम 3+ और वेनेडियम 2+, देन यू कैन राइट लाइक दिस, आर्गन 3d एंड 4s, इसमें 0 कर दो, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो। 3+ का मतलब, नाउ दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन।
अब आप कहोगे कि सर डी के अलावा और भी कहीं देखने को मिलता है? सब जगह मिलता है, मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो बताओ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम, इनके कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने कराए थे, याद है आपको? जैसे मान लो बेटा मैं बोलूं कि थैलियम का, लेट्स से थैलियम का क्या था बताओ? नहीं यार, इसके केस में हीलियम होता है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन होगा ना। एंड इसके बाद याद करो, आता था 6s2 एंड देन 4f14 एंड देन 5d10 and 6p1. This was the configuration. You guys can check that. Was that? ठीक है। तो अब आप आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Tl+3, तो अगर आप यहीं से देखो तो आप बोलोगे यार एक यहां से निकाल दो और दो यहां से निकाल दो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ जी, उसको पहले रीअरेंज करो, रीअरेंज करने के बाद क्या होगा, ये जेनॉन 4f14 5d10 एंड 6s2 एंड 6p1। तो अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालो, तो आपका आ जाएगा जेनॉन 4f14 5d10 6s0 6p। अब नहीं दिखाने की जरूरत है जीरो को, वो तो बस मैं दिखा रहा हूं निकला कहां से, समझ आया ना? हमेशा जब भी आपको आयोनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो तो पहले आप रीअरेंज कर लो, वरना आंसर गलत हो जाएगा। अब देखो कितनी बड़ी बात है, थैलियम 3+ अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये डायमैग्नेटिक है, क्योंकि कहीं कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा। D10 मतलब डी पूरा भर गया, F14 मतलब पूरा भर गया, सारी पेयरिंग हो गई। लेकिन यहां से अगर मैं निकालता तो ऊपर से ही एक यहां से दो यहां से, तो D8 हो जाता, और D8 के केस में आपको दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते, इसको पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, बट ऐसा होता। सो मेडलंग रूल को सिर्फ और सिर्फ कब तक फॉलो करना है, जब आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, उसके बाद नहीं। भरने के बाद उनको रीअरेंज कर लो एंड उसके बाद उनको रिमूव ऐसे ही करना है शेल के हिसाब से। इज दैट क्लियर बेटा? तो आप ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से लिख लो ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। और फिर अब हम करते हैं एक IIT जेईई का आया हुआ प्रॉब्लम, आप कर लो, इसको खत्म करो। तो आपको दिखाता हूँ IIT जेईई ने कितना साइकोलॉजिकल गेम खेला था बच्चों के साथ। बोला क्या हुआ, बोलना है, इजी था। आओ चलो देखते हैं, देखते हैं कितना आसान है, भी पता चलेगा। नहीं इजी तो था, बट थोड़ा सा वो साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं, देखते हैं। कर लिया, दोनों एग्जाम्पल्स नोट कर लिए ना? हाँ जी बेटा, देखो जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था, सुनो ध्यान से, कि वेनेडियम पे N चार्ज डालने के बाद, ध्यान से सुनना, गलत हो सकता है इसलिए ध्यान से सुनो। They said that an ion of vanadium having N charge and the magnetic moment observed value is reported to be 1.732 Bohr magneton. Then what will be the value of N? That's what they ask. Write it down in form of question. अभी देखो, लिखो तो सही, लिखो, ये PYQ में लिख लेना, प्रीवियस ईयर जेई प्रॉब्लम है ये ना। लिखो, an ion of vanadium Vn plus N is found to have magnetic moment 1.732 Bohr magneton. Is found to have magnetic moment 1.732 Bohr magneton. Then find N. पहला 1 2 3 4,
अच्छा, कितने लोगों को मालूम है 1.732 कुछ और नहीं √3 होता है? मालूम है क्या? चलो आंसर बताओ। कितने लोगों का 1 आ रहा है, हाथ उठाओ। मैक्सिमम लोगों का 1 आ रहा है, बोलना है यार, मैक्सिमम लोगों का यही आ रहा है। अच्छा, 1 के अलावा जिनका कुछ भी आ रहा है वो मेरे से आंसर करो, क्या आ रहा है? 1 तो मैंने देख लिया। हाँ ठीक है, यू टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। इतना रेस्पेक्ट IIT जेईई का प्रॉब्लम डिजर्व करता है। लिखते ही आंसर कर रहे हो, कुछ तो झोल हो सकता है। टू आ रहा है, फोर आ रहा है। चलो आंसर अच्छा 2 भी दिया कुछ लोगों ने 4 भी दिया। आओ अब देखते हैं, मेरे ख्याल से टाइम बहुत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं। अब देखो, मैं आपको समझाता हूं जेई ने गेम खेला कहां पे, ध्यान से देखो, है ना। देखो मतलब कितने अच्छे लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उनको कितना पता है स्टूडेंट साइकोलॉजी और उसके साथ कैसे खेल। ये लिखते ही लोगों को ये समझ में आया मैग्नेटिक मोमेंट तो 1.732 है, इसका मतलब कितना है, √3 है। और √3 को अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट को लिखूं तो √n, n+2 इज इक्वल टू √3। सब लोग यही करते हैं। यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और बिना सोचे समझे सबने आंसर डाल दिया +1। ये सुनो, क्या बताओ ये n क्या होता है और ये n क्या, दोनों सेम चीजें हैं क्या? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है? तो देखो उनका दिमाग देखो, पहले वो चाहते तो यहाँ पे कुछ और वेरिएबल दे सकते थे, वो बी सी टी कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने लिखा ही एन, ताकि आप पहले यहां लगाओ और एन एन साइकोलॉजिकली आपको मैच कर जाए और आप आंसर कर दो। दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। अब अगला क्वेश्चन ये है कि बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 कब हो सकता है? तो वेनेडियम का कंफिग्रेशन आफ्टर फिलिंग हम लोग लिखेंगे 3d3 4s2। अब इसके डब्बे वाला कंफिग्रेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखना क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3। ये सुनो, कितने लोग कह रहे हैं अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाला यानी +1 चार्ज दिया तो एक अनपेयर्ड इधर और 3 इधर, 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे। मैग्नेटिक मोमेंट कभी भी 1.732 नहीं आएगा। अगर दूसरा भी निकाल लिया तो 3 अनपेयर्ड बचेंगे, तो +2 भी नहीं हो सकता। तीसरा निकाल लिया तो भी 2 बनेंगे, चौथा निकाल लिया तो जाके 1 बचने वाले हैं। सो V+4 जब आप करोगे तो आर्गन का 3d1 आएगा एंड 4s0, एंड दिस इज द केस विच हैव n वैल्यू 1, एंड यही हमारा फिर आंसर होगा जी, V+4 इज राइट। आया मजा? क्वेश्चन टफ नहीं था, बट देखो कहां से घूम करके खेल। अगर यही क्वेश्चन मैंने ऐसे नहीं पूछ करके, सुनो मेरी बात, अगर इसी क्वेश्चन को जेई ने मॉडिफाई कर दिया होता और ऐसे पूछ लेता, फाइंड द मैग्नेटिक सॉरी फाइंड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन V+4, तो कोई भी कर लेता। या फिर उल्टा पूछ देता कि म्यू का वैल्यू इतना है तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो, तो भी आप कर लेते। लेकिन वहां सोचने ही नहीं दिया उसने, एन सिंबल डाल दिया और आप पहले कैलकुलेट करो और आंसर कर दो। ये होता है फर्क, ठीक है। दैट्स हाउ दे यूज्ड टू आस्क। अब कितने लोगों का सही हुआ था ये 4, हाथ उठाओ तो। 4 कितने लोगों ने टिक किया था? 4 गए ना, फिर एक बार ही टिक करके आगे निकल गए। वो तो मेरे बोलने के बाद आप लोग फोकस हो रहे हो कि हाँ एक बार देख लेते क्या है। चलो सर, ये कौन सा ब्लॉक वाला? हाँ देखो, अच्छा देखो देखो देखो, अविराज को ये बात समझाना है, सुनो ध्यान से, कि ये ब्लॉक वाला, बेटा एक बात बता, तुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 1। तो तू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखता कहां पे? सबशेल के अंदर ही देखेगा ना। ऐसे D3S2 लिखा हो तो पता चलेगा कितने अनपेयर्ड? नहीं। तो S में एक बॉक्स होता है एंड D में कितने डब्बे होते हैं? तो पांचों बना करके 3 में मैंने एक एक डाल दिया ना, एज पर हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब मुझे इलेक्ट्रॉन देखने हैं 1 कब आएगा, तो यहां निकालूंगा तो 4 बच जाएंगे, इसको निकालूंगा तो 3 अनपेयर्ड दिख रहे हैं।
इसको और इसको भी निकाल लिया तो जाके एक अनपेड बचेगा, इसलिए 4 के चारों निकालना पड़ेगा, और चारों निकाल लिया इसलिए आंसर V+4 आ जाएगा। सबको समझ आया? कोई प्रॉब्लम? तो इसको लिख लेना अच्छे से ना, ये बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। नहीं, सीधा एन पूछा था, ये लिखा था ना उसने, आयन ऑफ वेनेडियम हैविंग Vn+, ये इतना ही लिख करके काफी। चार्ज पे स्पेसिफाई करेगा तो आपका दिमाग खुल जाएगा ना, वो तो बस यही से चाह रहे कि आप करो। क्वेश्चन थोड़े से थॉटफुल रहते। सबको समझ आ गया? चलो अच्छा जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से सुनो, मिटा दो इसको। देखो बेटा, जैसे आपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाला था, याद है? और एक होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट, ऑर्बिट से ऐसे, इसका मतलब ये ओल्ड थियरी वाली बात हो गई, तो उसका आंसर क्या आएगा? NH अपॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √L, L+1 H बार का मतलब क्या हुआ? H/2π। सबको क्लियर है ना? तो ये देख, ऑर्बिटल, अभी मैंने आपको बताया मोशन दो तरह के इलेक्ट्रॉन का, एक ऑर्बिटल की तरफ और एक है स्पिन। तो कभी आपसे पूछ ले कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम, मैं तीनों एक ही जगह लिख दे रहा हूं ताकि याद रहे आपको। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू √S H+1 H बार। H बार का मतलब H/2π, जहां पे S क्या है? स्पिन, और इसकी वैल्यू तो फिक्स है। अच्छा, यहां पे ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पिन है, साइन वाइन से मतलब नहीं। हियर S इज मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन, मतलब मॉड वैल्यू ऑफ स्पिन। और ये वैल्यू तो फिक्स्ड होगी ना। अरे एस की वैल्यू क्या होती है? इधर +12 और, सो वी कैन कैलकुलेट दैट, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी क्या लिखा है, एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो √S H+1 H बार, यानी H/2π होता है। ठीक है, तीनों एंगुलर मोमेंटम क्लियर हो गए। ऑर्बिट से एसोसिएटेड, ऑर्बिटल से एसोसिएटेड एंड स्पिन से एसोसिएटेड। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो, आइडियली सुनो ध्यान से, अभी ध्यान से सुनना। आइडियली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं DNF के, उसमें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे हैं, बहुत सारे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको मार्क करा दे रहा हूं। देखो, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, फिर यहां पे क्या था बोलो? टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। याद आ रहा है क्या आप लोगों को? वेनेडियम, नियोबियम, टैंटलम, डुबनियम। फिर बताओ, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, सिबॉर्जियम। इसके बाद बताओ, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रेनियम, पक्का ना? इसके बाद बताओ, हाँ रुक जाओ, सॉरी, पहले आयरन आएगा, FeRuOS, हैप्सियम। ठीक है, उसके बाद हाँ मैथनीरियम। फिर बताओ, पैलेडियम, प्लैटिनम, डार्मस्ट्रेटियम। फिर हाँ जी, इसके बाद जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, यहाँ लैंथेनम के बाद से आपको मालूम है ना, सीरियम, प्राजियोडिमियम, नियोडिमियम। बोलो, बोलो, चलेगा इतना? YB के बाद LU, इसके बाद बताओ, इसके जस्ट नीचे एक्टिनियम के बाद थोरियम, प्रोटेक्टिनियम। क्या लिखूं यहाँ पे?
बोलो। अच्छा, कितने लोगों ने वो ट्रिक लगाई, वो जो नहीं ऐसे याद हो गया? बहुत अच्छी बात है यार, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। हाँ जी, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो गाइस, प्लीज लिसन अप। मैं आपको बता रहा हूं कि लिस्ट कर दे रहा हूं ऐसे एलिमेंट्स जो कि मेडलंग्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ऑफ बाउ प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं। मैं लिस्ट कर दे रहा हूं बस। क्रोमियम है, याद है आपको? कॉपर, ध्यान है? मैंने बोला था अगले वाले में 6 कंफर्म है, एक पे थोड़ा सा ना किताबों में अलग अलग डिबेट्स हैं यार, तो इसलिए उसको हम छोड़ देंगे। तो पहले इनको देख लेते कौन कौन कंफर्म है। ये कॉन्फ़िगरेशन, ये काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6, और ये थोड़ा डिबेटेबल है। खुद एनसीईआरटी ने कहानी गड़बड़ करके रखा हुआ है मॉलिब्डेनम का। ये सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, एक मिनट। टेक्नीशियम का कहानी थोड़ा गड़बड़ है, मॉलिब्डेनम तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका कहानी गड़बड़, इसमें डिबेट्स हैं, बट 1 2 3 4 5 6 6 तो कंफर्म है, इसमें थोड़ा डाउटफुल है। ओके, उसके अगले वाले में मैं आपको बता रहा हूं लैंथेनम, प्लैटिनम एंड यहां का। इसके बाद एक्टीनियम है। अच्छा, लैंथेनम वाले में तो ये भी ग्रुप आता है ना, तो इसमें सीरियम एंड गैडोलिनियम। यहां लाइन है 1 2 3 4 एंड क्यूरियम 5। जितने मैंने सर्कल कर रखे हैं इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एनॉमलीज हैं, एनॉमलीज। अब कहने का मतलब थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो कभी आपको आ गया कि नियोबियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बताओ नियोबियम को ध्यान से देखो, नियोबियम किस ग्रुप में प्रेजेंट है बेटा? कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? इधर वाले, वेनेडियम वाले। एंड वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आपको याद है? D3S2 होता है, बोलो ना, 3D3 एंड 4S2। ये सुनो, बोलो बेटा। बल्कि भरते समय पहले S लिखते थे, उसके बाद D, वो तो निकालते समय हम लोग ऐसा कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो देखो, आइडियली अगर सेम ग्रुप में है तो कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा ही होना चाहिए, बोलो ना। और इसमें कोई एक्सेप्शनल चीज नहीं था, हमने देखा था एक्सेप्शन सिर्फ यही था, क्रोमियम। तो इसका मतलब इसको भी होना ऐसा चाहिए, लेकिन है नहीं। इसका मतलब इसमें कुछ चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस हैं? एस का इलेक्ट्रॉन जंप होकर डी में चला गया। कितने? सिर्फ एक। तो नोबेलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सॉरी, नोबेलियम बोल रहा हूं, नियोबियम का। हाँ, ध्यान देना, ये आर्गन होता है ना, यहां पे क्या लिखेंगे? क्रिप्टॉन। अरे नोबेल गैस में भी है। और फिर 3D की जगह 4D, सो 5s1। एक्सपेक्टेड ये लिखोगे, 4D3 ये एक्सपेक्टेड है, और ऐसा होता नहीं है, दिस इज रॉन्ग। सो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, 5s1 एंड 4D4। सभी के केस में ऐसा ही है कि s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला गया है। इतना आसान है फिगर आउट करना। अभी कितने लोग कह रहे हो क्या सर कोई एक ऐसा केस बता दो जिसमें सारे s के इलेक्ट्रॉन गायब हो गए? कोई भी नहीं है क्या? है बेटा, वो है पैलेडियम का केस। PD इज द ओनली 3D सीरीज जिसमें s में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। बताओ इसका एक्सपेक्टेड बताओ कितना होना चाहिए? तो निकिल का, निकिल से याद करो, निकिल में कितना होता है? अरे ये D8 है, ये D9 है, ये D10 है, तो इसका D8 होता है। एक्सपेक्टेड था कौन सा D? मैं पैलेडियम का स्पेशली लिख दे रहा हूं, और ये लिख देना ओनली वन विच हैव 0। तो एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए? क्रिप्टॉन एंड 5s2 एंड 4D8, ये एक्सपेक्टेड है। ये इसका है। रियलिटी क्या होता है? इसका पूरा इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाता है। सो क्रिप्टॉन एंड 5s0 4D10, ये इसका मतलब भरने के बाद तो आपको मालूम है ना कि आफ्टर फिलिंग 4D कम्स इनसाइड एंड 5s गोज आउटसाइड, तो बाहर उसको लिख देना। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? 4D10 एंड 5s0। नाउ दिस इज द ओनली कॉन्फ़िगरेशन जहां पे s का पूरा इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, अदरवाइज एक ही इलेक्ट्रॉन सिर्फ जाएगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे
अगर ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है रुथेनियम, रुथेनियम अगर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या? तो आप पहले आयरन वाला जो एक्सेप्शन नहीं है उसका देखो, ऊपर आयरन वाले का कितना होता है, D6S2 होता है, तो रुथेनियम का कितना होगा, D7S1। दैट्स इट, दैट इज सो इजी टू फिगर आउट। ऐसे ही बताओ अगर तुमसे पूछा जाए प्लैटिनम का क्या होगा, तो इसका होता है D8S2, तो इसका होना चाहिए D9S1। दैट इज करेक्ट आंसर। सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें S का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ आया? सबको क्लियर हो गया? तो डी के तो सारे कर ले जाओगे। अब ये लैंथेनम एंड एक्टिनियम में क्या गड़बड़ी है वो आपको लिख करके देखना पड़ेगा। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये डी में इलेक्ट्रॉन जाता है, आइडियली इसको 4f में जाना चाहिए। याद करो, आपको जब फिलिंग करते हो तो कैसे था, एस एस देन पीएस पीएस एंड देन डीपीएस डीपीएस, ये सुनो, फिर डीपीएस एंड देन 4f 5d 6p 7s। यस, ये सुनो। तो देखो ये कौन से, ये 4 था, 5 था, ये 6, सिक्स्थ ग्रुप, ध्यान से सुनो, ये सिक्स्थ ग्रुप के अंदर, मतलब सिक्स पीरियड के अंदर गया तो बेसिकली 6p फिल हो रहा था यहाँ पे 6p, एंड इससे पहले आपका s भरा ही जा चुका है 6s। इलेक्ट्रॉन आइडियली आना चाहिए f में, बट वो इलेक्ट्रॉन f में ना आकर के, मतलब इसके जस्ट पहले 6s2 होता है, आना चाहिए यहाँ पे, बट ये यहाँ ना आकर के बल्कि इस जगह आ जाता है। इस वजह से लैंथेनम की प्रॉब्लम। आप लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, यू विल सी दैट 6s2 एंड देन 4f0 5d1 है। आना चाहिए रूल के हिसाब से, यहां मिडलैंड्स रूल के हिसाब से यहां गड़बड़ी है। तो लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स में, इंक्लूडिंग लैंथेनम एंड एक्टिनियम, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट s से d में या s से f में नहीं होता है, बल्कि f के इलेक्ट्रॉन d में चले जाते हैं, वो प्रॉब्लम है। तो इसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन यहां F1 आना चाहिए, यहां F2 आना चाहिए। इसमें एक्सपेक्टेड था F2 एंड D0, जबकि यहां पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है F1D1। इसके केस में होता है F1D1। कौन सा F1? 4f। कौन सा D? 5D1। कौन सा S? 6s2। ये ऐसे ही रहता है। यहां खास बात यह है कि पूरे f ब्लॉक इंक्लूडिंग लैंथेनम एंड एक्टिनियम, इलेक्ट्रॉन s का कहीं नहीं जाता है। इट इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ f विच ट्रांसफर्स फ्रॉम f टू d। सर गैडोलिनियम तक का जाओगे तो देख, f2 इसका होना चाहिए था, ये f3 f4 f5 f6 f7 f, एक्सपेक्टेड था इसका f8 एंड d0, 4f8 एंड 5d0, बट ये गलत होकर के ये 4f7 5d1। आई गेस ये तो आप गेस भी कर सकते थे ऐसा क्यों हुआ। कितने लोग कहोगे हाफ फील्ड मिल गया सर f को? अरे f में कितने डब्बे होते हैं? 7 बॉक्सेस, तो हाफ फील्ड के लिए क्या चाहिए? तो इसलिए गैडोलिनियम, जैसे गैडोलिनियम है वैसे, और ये बेटा बहुत बार एग्जाम में पूछा, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम? गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आंसर इज इट विल बी 6s2 4f7 एंड 5d1। ये कभी भी क्या नहीं होगा, 8 एंड d0 नहीं होता है। s के इलेक्ट्रॉन इनमें इंटैक्ट रहते हैं, इसलिए अगर इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखना हो तो आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 6s2 फॉलोड बाई 4f1 से लेके 14 तक, एंड डी में इधर 1 और 2 ऐसा देखने को मिलता है। यहां पे भी देखोगे, इन सभी जगहों में यहां पे भी वही कॉमन है। यहां 6s के बजाय कौन आ जाएगा? 7s। इतना ही फर्क है, 7s। उसके बाद 4 के जगह 5f एंड d 6d। यहां पे सारा गेम इधर से उधर। अब कहोगे सर क्या कोई ऐसा केस है क्या जिसमें f के सारे इलेक्ट्रॉन d में चले गए हो? यस, दिस इज दैट केस। जैसे एक ऐसा मिला था हमें पैलेडियम जिसमें सारे s के इलेक्ट्रॉन d में चले गए थे, वैसे ही थोरियम ऐसा केस है जिसमें सारे f के इलेक्ट्रॉन d में, यानी ये d2 हो जाता है, f0 हो जाता है। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 7s2 एंड d में एक इलेक्ट्रॉन डालो 6d1 एंड f में कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे अगर यहां पे यार, तो यार 2 इलेक्ट्रॉन यानी 3 होना चाहिए, यानी यहां पे 5f2 आ जाना चाहिए।
अरे बाबा होना चाहिए था F3, बट होता कितना है F2। कहोगे F1 कहां गया? F1 इनका होना चाहिए था, बट F1 इनका हुआ भी नहीं, बल्कि इनका इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया? D के अंदर। ये गड़बड़ी है इनके अंदर। F ब्लॉक के अंदर D एंड F में एक्सचेंजेस होते हैं, D ब्लॉक के अंदर S एंड D में एक्सचेंजेस होते हैं। आई होप इसका भी कर लोगे। इसका क्या आएगा? F3 D1, F4 D1, and when you will come here it will be F7 and D1। so बेटा इतने ही है जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अलावा और कोई एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आया? और इसी के साथ हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीटली खत्म होता है। अगली क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इज दैट क्लियर? हाँ बोलो। अब आपको एक टास्क देता हूं घर पे। एक तो मैंने जो बोला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी का लिख के आना, और एनसीईआरटी में आप देखोगे उसमें पूरा 118 तक का उन्होंने लिख करके रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के एंड में। तो आप अपने से करना और उसको मैच कराना, अपने से करना और फिर उसको मैच कराना। जैसा मैंने बोला ये एक एम्बिगुअस केस है, ये एनसीईआरटी में हो सकता है आपको उसने दिया हो, कई सारे अच्छे बुक्स में ये नहीं है, इसलिए मैंने इसको मार्क कर रखा है कि ये डाउटफुल केस है। कुछ जगहों पे दिया है, कुछ जगहों पे नहीं दिया है। ठीक है, वैसे चांसेस बहुत कम है टेक्नीशियन का कभी भी एग्जाम में आ जाए, क्योंकि जनरली जो डिबेटेबल होता है उन टॉपिक को स्किप कर देते हैं। इज दैट क्लियर? चलो, so that's all for the class everyone. See you guys.